क्लास। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपके एक टॉपिक आता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब हम इसे हिंदी में क्या कहेंगे? तो हिंदी मीडियम वालों के लिए इसे बोला जाता है प्रभावी नाभिकीय संख्या। प्रभावी नाभिकीय संख्या। सर ये वाले जो थ्योरी हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? कि सर ये थ्योरी पढ़ने का कारण क्या है? तो कारण है कि किसी भी जो आपका सहसंयोजक यौगिक है, कोऑर्डिनेट जो कंपाउंड, उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बताने के लिए फर्स्ट जो थ्योरी दी गई थी उस थ्योरी को हम EAN थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी बोलती है कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी आपका जो डी ब्लॉक एलिमेंट है और वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड को फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसके करने का रीजन है कि वो अपने आउटर मोस्ट सेल में नोबल गैस के जितने इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। कैसे सर? लाइक इसे हम बात करते हैं स्कैंडियम, है ना, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड। मैंने कहा इसके बाद में आने वाली नोबल गैस कौन सी है? तो तुम कहोगे सर इसके बाद में जो आने वाली नोबल गैस है वो क्रिप्टॉन। कितने पे आती है? 36 पे। तो कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट अपनी बॉन्डिंग बनाना चाहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो अब ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं अपने आउटर मोस्ट सेल में इस नोबल गैस जितने इलेक्ट्रॉनों को फिल करना। उसके लिए क्या करेंगे? बॉन्डिंग शो करेंगे। और अब हमें यही करना है कि हमें EAN के थ्रू कोई भी आपका सेंट्रल जो आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना हुआ है, उपसहसंयोजक यौगिक जो बना हुआ है, उसके स्थायित्व की बात करनी है कि वो स्थायी है या नहीं। सर स्थायी कब होगा? स्थायी तब होगा जब उसके बाह्यतम कक्षक में नोबल गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि देखो वो दूसरे वाली हो। हाँ, ये 3D सीरीज है, अगर 4D सीरीज होगी तो कौन हो जाएगा? 4D सीरीज हो जाएगी तो ज़ीनॉन हो जाएगा, फिर आगे चलता रहेगा। 54 होने चाहिए फिर उनके आउटर मोस्ट सेल में। हाँ, पर हम 12th क्लास में ज़्यादातर 36 से काम चला लेते हैं, इसी से हमारा काम हो जाता है। अब देखो हमें तो चेक करना है, तो इसमें कुछ छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है कि क्या क्या यूज़ करते हैं। आपने पढ़ा हुआ है हिंदी में जिसे समन्वय संख्या बोलते हैं, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, या जिसे मैं कहूँगा कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है सर? कोई भी लिगेंड आपने, कोई आपका लिगेंड अपने केंद्रीय धातु से, सेंट्रल मेटल एटम से कितने बॉन्ड बना रहा है, कोई भी आपका लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से कितने बॉन्ड बना रहा है, वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। और मैं कह रहा हूँ एक जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, एक कोऑर्डिनेशन, एक जो आपका कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं उपसहसंयोजक बॉन्ड। उपसहसंयोजक आपका जो एक उपसहसंयोजक बंध होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, एक बार मैं ऊपर लिखता हूँ, हो सकता है कि नीचे का कुछ नजर नहीं आए। तो पहला काम तो हमने क्या किया? पहला काम तो हमने देखा कि कोई भी जो तत्व है ना, वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन क्यों कर रहा है? करने का उसका एक छोटा सा रीजन है कि वो भी चाहता है कि उसके बाह्यतम कक्षक में नोबल गैस के जितना आ जाए। सर नोबल गैस क्यों बनना चाहता है? क्योंकि नोबल गैस पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। नोबल गैस के जितने भी एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं। तो स्थायित्व की प्राप्ति के लिए ये क्या चाहते हैं? अपने बाह्यतम कक्षक में नोबल गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन करना। तो पहला मैंने एक चीज आपको बताई, कुछ पॉइंट्स आपको पढ़ना। तो पहला पॉइंट क्या होगा? इसके लिए पहला पॉइंट ये है कि आपके जितने भी समन्वय संख्या है ना, या जितने समन्वय संख्या क्या होता है सर? कितने उसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं, उपसहसंयोजक बंध बनाए हुए हैं। तो जितने उपसहसंयोजक बंध बनाए हुए हैं, एक उपसहसंयोजक बंध बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जितने सहसंयोजक बंध होंगे उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके अलावा मैं सेकंड पॉइंट बोल रहा हूँ, और मैं क्या कहूँगा हाँ, अगर आपका कोई ब्रीजिंग लिगेंड है, कौन सा लिगेंड है? ब्रीजिंग लिगेंड। अगर कोई आपका सेंट्रल मेटल एटम के साथ ब्रीजिंग लिगेंड बना हुआ है ना, जिसे हम सेतु लिगेंड कहते हैं, दैट मींस सेतु बंध रहा है, सेतु लिगेंड हो, और सेतु लिगेंड किसका निर्माण करेगा?
सेतु लिगेंड सेतु बंध का निर्माण करेगा, और सेतु बंध में हम ध्यान रखेंगे कि वहां हम एक ही इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। कितने को? एक इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। उसके अलावा जैसे आपका ब्रेजिंग लिगेंड हो गया, में हो सकता है कि दो मेटल्स के बीच में बॉन्डिंग हो सकती है वहां पर, कि अगर आपके मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड है, मेटल बॉन्डेड विद अनदर मेटल, जब धातु दूसरी धातु से बंधा हुआ है तो वहां पर भी हम बात करेंगे एक धातु के लिए एक इलेक्ट्रॉन ही काउंट होगा। अब इसको मैं अप्लाई करके देखता हूँ नॉर्मल चीज़ों में, कि अब देखो सीधा सा ये रूल बोलता है, क्या बोलता है ये वो रूल बोलता है अगर किसी के बाह्यतम कक्षक में बंध बनाने के बाद या यौगिक बनाने के बाद अगर नोबल गैस के बराबर आ जाते हैं तब तो वो क्या है? स्थायी है ना। अगर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए, इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए नोबल गैस के, नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए, तब मैं कहूँगा वो कैसा है? स्टेबल। अगर उससे कम हुए तो एक बार आप ये नीचे वाला नोट कर लो, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ पॉइंट। मैंने क्या कहा कि अगर नॉर्मल गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन कर लेता है तब तो स्थायी हो जाएगा आपका कोई भी जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है। दूसरा मैं कहूँगा अगर इलेक्ट्रॉन नॉर्मल गैस से ज़्यादा हो जाए, इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारे तत्व है उसके नॉर्मल गैस से ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल गैस से ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा? हायर हो गए, ज़्यादा हो गए, ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन तो नोबल गैस की तरह बनने के लिए इलेक्ट्रॉनों को निकाल लेगा। अब हम जानते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हम सब जानते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन है तो मुझे बताओ इसको मैं क्या कह सकता हूँ? इसको मैं कह दूंगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। दैट मींस ऐसा तुम्हें कोई मिले जिसके आउटर मोस्ट सेल में बंध बनाने के बाद नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो मैं उसको बोलूंगा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है? क्योंकि वो खुद का ऑक्सीडेशन करवाना चाहता है और सामने वाले को रिड्यूस करेगा, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। फिर इसके बाद में मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि तुम्हारा जो सेंट्रल मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉन कर ले, कितने इलेक्ट्रॉन कर दे? लेस देन उसके पास इलेक्ट्रॉन हो नोबल गैस, बॉन्डिंग बनाने के बाद भी, बॉन्डिंग बनाने के बाद भी उसके पास इलेक्ट्रॉन है जो आपके नोबल गैस से कम हो जाए, कम हो जाए तो वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा नोबल गैस के जैसा बनने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वो क्या करेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। अगर ये खुद का रिडक्शन करवा रहा है तो दूसरे का क्या करेगा? तुम बोलोगे सर दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, दैट मींस मैं कह दूंगा ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना। हो सकता है आपको ये नजर ना आए पर मैंने बात बोली है तो आप समझ जाना एक बार के लिए। मैंने कुछ पॉइंट क्या लिखे? पहला पॉइंट मैंने लिखा कि आपके जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, समन्वय संख्या है, कोऑर्डिनेशन जो नंबर है उसमें एक कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक कोऑर्डिनेशन नंबर किसके बराबर मानेंगे हम? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर मानेंगे। ब्रेजिंग लिगेंड के लिए मैंने बोला वो एक इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। मेटल मेटल के बीच में कहीं बॉन्ड है तो वहां पर भी मैं ओनली एक इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा। मैंने कहा अगर तुम्हारे सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पे सीए में लिख देता हूँ साइड में, सी मीन सर सीए में हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोलेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु। तो हो सकता है आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके बराबर अगर इलेक्ट्रॉन आ गए तब तो मैं कहूंगा कैसा है? स्थायी है, स्टेबल है। अगर उससे कम आ गए, उससे ज्यादा आ गए तो वो इलेक्ट्रॉनों को वो क्या करेगा? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। एक और चीज बता देता हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन कम है, एक और पॉइंट रह गया, अगर इलेक्ट्रॉन कम है किससे? नोबल गैस से, नोबल गैस से, नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन कम है तो वो डायमर का फॉर्मेशन भी कर सकता है। वो क्या कर सकता है? डायमर का फॉर्मेशन, डायमराइज हो सकता है। डायमर को हिंदी में बोलते हैं द्विरक, वो द्विरक का निर्माण कर सकता है। ठीक है, एक बार आपको ये पॉइंट हल्का सा मेमोराइज रखना है। अब मैं जो हमारा मेन पॉइंट है वहां पे जाता हूँ कि ईएन को हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, अब ये अगर आपके पास आपके माइंड में ये वाले पॉइंट अगर नोटेड है तो ईएन निकालना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा।
तो एक बार आप इसका देख लो। ठीक, अब मैं इरेज कर रहा हूँ और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ और ई एन को समझाने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। जैसे पहला मैंने एग्जाम्पल लिया K2 FE CN का और 6, मेरा पहला एग्जाम्पल ये है। तो देखो ये निकालने से सबसे पहले तुम्हें निकालना होता है किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु का निकालने का तरीका ना, मेथड क्या है इसका मेथड है। अगर तुम्हें किसी का EN निकालना है तो सर EN को डायरेक्ट निकालेंगे क्या? नहीं, EN को निकालने के कुछ ऐसे मान लो स्टेप्स, मान लो ऐसे तो कुछ मेथड्स है वो हम यूज करेंगे। सबसे पहले मैं निकालना था ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी होती है हमें केंद्रीय धातु परमाणु की। तो मैं इस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालूंगा। मैं कहूंगा एक पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है तो दो पोटेशियम पर कितना चार्ज होगा? +1 × 2, ठीक है। प्लस में जिसका निकालना होता है उसको हम क्या मानते हैं? x, यानी इसको x मानो। अब मैं कह रहा हूँ एक साइनाइड पे -1 चार्ज होता है तो 6 साइनाइड पे कितना चार्ज हो जाएगा? -1 × 6। अब मैं कहूंगा अगर देखो ये सब किसके बराबर होंगे? इनका सम बराबर होगा 0 के, ठीक है। अब मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी तो मैं कहूंगा ये 2 आया प्लस x आया। एग्जाम्पल एक बार चेंज कर लीजिए, ये ले लेते हैं K4, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने K4 लिया हुआ है वो भी ले लेंगे आगे। पहले मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल K4 ले रहे हैं तो इसको जनरली आपको देखना है। जनरल भी मैंने देखा। अब क्या है कि यहाँ पर प्लस के 4 आ रहे हैं, -6 = 0, तो यहाँ से ये कट होगा तो x - 2 बचा = 0, तो x किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर। दैट मींस मुझे पता है यहाँ मेरे फेरस पे कितना चार्ज है? फेरस पे +2 चार्ज। पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। स्टेप नंबर इसे तुम फर्स्ट मान सकते हो। स्टेप नंबर सेकंड में अब तुम्हें उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जैसे एटॉमिक नंबर, अगर तुम्हें उसका एटॉमिक नंबर पता है तो तुम ये भी जानते हो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि जितना अगर कोई भी तत्व अगर न्यूट्रल है तो उसके न्यूट्रल होने का एक ही रीजन है कि जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। तो मैंने माना इसका अगर एटॉमिक माना, क्या पता है इसका एटॉमिक नंबर 26 है, पर 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने डोनेट कर दिए, +2 आया हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसने डोनेट कर दिए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? तुम कहोगे सर 24 इलेक्ट्रॉन बचे। अब देखो इसने बॉन्डिंग की है, मैं कह रहा हूँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है वो निकालो। अब पहले ये कंफर्म हो गया। स्टेप थर्ड इसका क्या निकालो? समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो। कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर हम इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर को निकालते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर को निकालने पे तुम देखोगे कि ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। कौन सा है? मोनोडेंटेड लिगेंड है। एक लिगेंड एक बॉन्ड बना रहा है तो 6 लिगेंड्स कितने बॉन्ड बनाएंगे? 6 बॉन्ड बनाएंगे, है ना। 6 बॉन्ड बने, 6 बॉन्ड वहां पर बने, दैट मींस मैं कहूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब अगर मैं कंफर्म करना चाहूँ इलेक्ट्रॉन कितने, तो मैं अभी तुम्हें बताया जितने कोऑर्डिनेशन नंबर उससे डबल वहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6 × 2 = 12 इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैं इन दोनों को ऐड करके देखता हूँ। अगर मेरे 36 आ जाते हैं, क्यों सर? क्योंकि देखो फेरस वगैरह इनके आगे क्रिप्टॉन है और क्रिप्टॉन में 36 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आगे वाले नोबल गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन आ गए तब तो स्थायी है। तो मैं चेक करता हूँ, तो चेक करना है मैं लिखूंगा 24 तो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन प्लस 12 जो लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिए, कितने हो गए? 24 + 12, यहाँ कर देता हूँ 24 प्लस 12 कितने हो जाएंगे? 36 इलेक्ट्रॉन। दैट मींस ये कैसा है? स्टेबल है। ये कैसा है? स्टेबल है। ऐसे ही आपको निकालना होता है, 3 स्टेप करनी होती है। स्टेप नंबर 1 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। स्टेप नंबर 2 जैसे ही आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, अब उसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, है ना। उसका चार्ज देख करके आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे। तीसरा, तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर देखना आना चाहिए कि भाई इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं। अगर तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर देखना आता है तो तुम क्या करोगे? उसमें दोनों को ऐड कर दोगे। ऐड करने से जो तुम्हें मिलेगा तुम चेक करोगे, अगर वो नोबल गैस के बराबर आ रहा है तब तो स्टेबल है, वरना स्टेबल नहीं है। हाँ, मेरा नोबल गैस के बराबर आ रहा है, देखने से कैसा है? स्थायी। एक एग्जांपल आपके सामने एक क्लियर हो चुका है, एक बार आप इसे भी नोट करो। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी को समझने के लिए। EN
एन को समझने के लिए दूसरा रूल है आपके पास FeCO का होल 5। FeCO का होल 5। ओके, अब देखो यहाँ सबसे पहला स्टेप फर्स्ट है ना, स्टेप बाय स्टेप करना है। तो स्टेप फर्स्ट क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको अक्स मानना होता है। फेरस को मैंने यहाँ पर, आयरन को मैंने यहाँ पर अक्स माना। अब मैं कहूँगा एक लिगेंड पे चार्ज हो और उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं कहूँगा इस पे चार्ज होता है 0 गुणा 5 बराबर 0। तो मेरा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, तुम कहोगे 0 ही आएगी। सॉल्व हो चुकी है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया काम, तो स्टेप नंबर सेकंड क्या है, ये इनके लिए स्टेप सेकंड तुम्हारी ये है कि जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हो, अब उसके इलेक्ट्रॉन देखो, एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉन देखो। एटॉमिक नंबर तुम कहोगे सर इसका 26 है, 26 है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलने लायक है नहीं, निकला नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बराबर है 26। ठीक है, स्टेप नंबर थर्ड क्या होती है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऐड करो। अब तुम कहोगे इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है Cn है वो कितना है। अगर देखो सारे के सारे अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है तो एक लिगेंड एक उपसैचुरेटेड बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो 5 कितने बनाएंगे, 10 बॉन्ड बनाएंगे। 5 बॉन्ड बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे, 5 गुणा 2 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन। अब ऐड करके देखो, अगर मेरा 36 के बराबर आता है दोनों का एडिशन, स्टेप नंबर 4 मान लो दोनों का एडिशन। अगर मैं इन दोनों को ऐड करके देखूं तो मैं लिखूंगा 26 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 36 इलेक्ट्रॉन। दैट मींस इसके भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, वो नोबल गैस के बराबर हुए होने की वजह से ये भी कैसा हो जाएगा तुम्हारे स्थायी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एग्जांपल भी समझ में आ गया सर। दूसरा एग्जांपल एक बार इसको भी आप नोट करो आराम से। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया CO और 4। इसके लिए अब देखो CO और 4 से ये समझ में आ रहा है कि निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है सर, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, कुछ भी चार्ज नहीं। अब स्टेप नंबर सेकंड, फर्स्ट स्टेप नंबर सेकंड बोलती है कि चेक करो उसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो तुम कहोगे 28। कोई इलेक्ट्रॉन निकला नहीं निकला, तो इलेक्ट्रॉन बराबर है जितने एटॉमिक नंबर है, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तभी तो तुम्हारा जो लिगेंड है वो कैसा है, न्यूट्रल। थर्ड कंडीशन में बोलूंगा क्या हो सकता है, जो तुम्हारा ये लिगेंड कितने हैं, तुम कहोगे सर 4 लिगेंड है, लेकिन स्कोर और सारे सारे मोनोडेंटेड है। मोनोडेंटेड होने की वजह से मैं क्या कहूंगा 4 into 2 is equals to 8 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे टोटल EAN निकालना है, तो कितना हो जाएगा 28 plus 8 is equals to 36 इलेक्ट्रॉन। एक बार आप इसको भी नोट करो। हाँ, तो आपने ये आराम से नोट कर लिया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कुछ और एग्जांपल भी तुम्हें कुछ और पॉइंट में लिखवाए थे जहाँ मेटल मेटल के बीच में बॉन्डिंग था, है ना, ब्रीजिंग लिगेंड थे। अब ऐसा कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कोई ब्रीजिंग लिगेंड हो। लाइक जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास है CO, तो CO का होल 8। ये कोबाल्ट है, ये कार्बोनिल है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कार्बोनिल है, वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड तुम जानते हो। ठीक है, तो कोबाल्ट और इसके बीच में बॉन्डिंग है, तो मैं कहूंगा देखो बॉन्ड बना कैसे होगा, एक कोबाल्ट दूसरे कोबाल्ट से, देखो मैं इसको जो मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड है मैं उसको थोड़ा डैश डैश से बना रहा हूं। अब लिगेंड मैं कह रहा हूं एक लिगेंड बीच में दे देता हूं दोनों के। अब कितने लिगेंड बचे, 2 लिगेंड यूज हो गए, 6 लिगेंड बचे सर। 3 लिगेंड मैं इसको देता हूं, 1 2 3, और 3 ही लिगेंड में इसको दे रहा हूं, 1 2 3।
क्या निकालना है मुझे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कैसे निकालूंगा, बहुत इजी मेथड है। पहले मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखना चाहूंगा, तो मैं कहूंगा मुझे एक का निकालना, दोनों का मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ वाले का निकाल रहा हूँ, राइट साइड वाले का, लेफ्ट वाला भी सेम ही। हाँ, अब इसको निकालने के लिए मैं सबसे पहले देखूंगा कि कोई चार्ज नहीं सर, तो अब कोबाल्ट के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27 होता है। अब जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन है, तभी ये कैसा है, न्यूट्रल। सेकंड में क्या कहूंगा, मुझे कोऑर्डिनेट नंबर देखना है, कोऑर्डिनेट नंबर। तो तुम कहोगे सर कोऑर्डिनेट नंबर तो अलग टाइप के हैं, मैं कहूंगा एक बार जो है ना बिल्कुल फ्री वाले उनको तो कोऑर्डिनेट नंबर में मान लो, ब्रिज वाले को थोड़ा सा अलग से करेंगे, वो भी कोऑर्डिनेट नंबर पे काउंट होते हैं और उनको उन इलेक्ट्रॉन को हम अलग करेंगे। तो एक बार के लिए मैं इनको कोऑर्डिनेट मान रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ये 3 है, एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद मैं कहूंगा कि देखो कोई 2 ब्रीजिंग लिगेंड, 2 कितने हैं आपके ब्रीजिंग लिगेंड है, एक ब्रीजिंग लिगेंड 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 ब्रीजिंग लिगेंड कितने देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं कह रहा हूँ ब्रीजिंग लिगेंड, ब्रीजिंग लिगेंड सेतु लिगेंड है आपका। अगर आपका सेतु लिगेंड है उसमें कितने हैं तुम्हारे सेतु लिगेंड, मैं कहूंगा सेतु लिगेंड 2 है, पर एक के लिए 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक मैं कहूंगा कि देखो मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड है, एक क्या है, मेटल मेटल बॉन्ड है, तो मैं M सिंगल बॉन्ड मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है। अब मुझे टोटल को ऐड करना है, मैं कहूंगा ऐड करने के लिए 27 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं चेक कर लेते हैं। 21 एंड 7 21 एंड 27 28 हो गए, 28 हो गए, 28 और 2 30, 30 और 6 36। इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, मैं कहूंगा बॉन्डिंग करने के बाद 36 इलेक्ट्रॉन है। दैट मींस ये कैसा होगा, स्थायी होगा, स्टेबल होगा। मैं क्या कहूंगा ये कैसा है, स्टेबल। दिक्कत कोई भी सर, इसका निकालो, सेम निकाल के करोगे क्या, आइडेंटिकल दोनों एक दूसरे के ट्विंस ऐसे मान लो, ट्विंस को निकालने में क्या जाएगा, 36 इलेक्ट्रॉन आ गए। ब्रीजिंग लिगेंड समझ में आ गया होगा। चलो कोई नहीं, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ जिससे और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले आप इसे नोट कर लो वापस। इसके आगे जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया Mn2CO का होल, इसमें क्या होगा, 2 मैंगनीज के बीच में बॉन्डिंग होगी, तो मैंगनीज के बीच में बॉन्डिंग है। अब एक एक के इसे मैं 5-5 सिग्नल दे देता हूँ। पहले वाले के 1 2 3 4 और ऐसे मैं मानता हूँ 5 हो गया। ऐसे इसके पास 1 2 3 4 और 5 सारे कार्बन ही लिए। अब मुझे यहाँ निकालना है, क्या निकालना है, EAN। तो EAN निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, सेंट्रल जो मेटल एटम है तुम्हारा में केंद्रीय धातु परमाणु, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी होती है। अगर मैं इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालने जाऊंगा तो 0। सेकंड स्टेप, उसके एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, इसका 25 होता है। 25 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहला काम हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा मैं कह रहा हूँ इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने, तो 1 2 3 4 5। कोऑर्डिनेशन नंबर Cn बराबर कितना है, 5 है, तो 5 गुणा 2 बराबर कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। अब मैं कह रहा हूँ मेटल मेटल के बीच में एक बॉन्ड है, मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड है, मेटल सिंगल बॉन्डेड मेटल, और वहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ही काउंट होता है। टोटल कितने हो जाएंगे, तुम कहोगे सर 25, तो एटॉमिक नंबर वाले 10 इलेक्ट्रॉन ये वाले, 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला, टोटल हो गए 36। दैट मींस ये भी कैसा है, स्टेबल है। तो अभी तक हमने कौन कौन से पॉइंट कंप्लीट कर लिए, अभी हमने पॉइंट कंप्लीट किया है फर्स्ट वाला, वो वाला है ना, कि अपने नोबल गैस के जैसा बनना चाहता है, अगर बन जाता है तो स्थायी है। फिर मैंने उसमें ये बताया इसके लिए इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके लिए जैसे मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर कोई भी तुम्हारे कोऑर्डिनेट नंबर है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ, पर ब्रीजिंग की बात अलग हो जाएगी और मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड है, वहाँ बात अलग हो जाएगी। ब्रीजिंग में हम 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे और मेटल मेटल के बीच में भी हम 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे।
तो यहाँ तक बात समझ में। उसके आगे उसके आगे मैंने बोला था अगर नोबल गैस से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तब क्या होता है, और नोबल गैस से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तब क्या होता है। तो इसको बात को वापस समझते हैं और फिर मैं आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। अब मैंने बोला कि आपका जो सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु है के इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन है वो नोबल गैस से बाय चांस ज्यादा हो गए। वो क्या हो गए, नोबल गैस से ज्यादा। और हमने नोबल गैस 12th क्लास के अकॉर्डिंग माना हुआ है कि क्रिप्टॉन मानते ज्यादातर, है ना, कि क्योंकि स्कैंडिनेवियन वाली जो फैमिली है 3D फैमिली के आगे वाले को हम एक को ही कंसीडर करके सारे सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, कुछ और भी हो सकता है, उनके बराबर भी आ सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है। तो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि सेंट्रल मेटल एटम के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाए नोबल गैस से, तो मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है, देखो 36 होते हैं नोबल गैस के पास इलेक्ट्रॉन, हो सकता है यहाँ पे 37 इलेक्ट्रॉन आ गए, हो सकता है इलेक्ट्रॉन 38 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ऐसे में ये सेंट्रल मेटल एटम क्या चाहता है वो सुनो। सेंट्रल मेटल एटम चाहता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन को निकालना। क्यों, बाय चांस मान लो सेंट्रल मेटल एटम के साथ 37 इलेक्ट्रॉन है, तो वो चाहता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ही बाहर निकाल देगा उसके पास 36 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और वो कैसा हो जाएगा, स्टेबल। अब मुझे बताओ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन हो क्या रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, बाहर निकलने को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर निकला तो उसके निकलने की वजह से हम इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको मैं क्या बोल दूंगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब अगर सेंट्रल मेटल एटम खुद का ऑक्सीडेशन करवाना चाहता है तो मुझे बताओ ये सामने वाले का क्या करेगा, सामने वाले को एक इलेक्ट्रॉन देगा और सामने वाले को एक इलेक्ट्रॉन की नीड थी ऐसे मानो, तो वो एक इलेक्ट्रॉन हाथों हाथ ले लेगा। दैट मींस इसने अपोनेंट का, सामने वाले पर क्या किया, सामने वाले का रिडक्शन करेगा। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब देखो इसने सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दिया तब सामने वाले का रिडक्शन होगा ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं तो सामने वाले का रिडक्शन होता नहीं होता। तो अब मैं कहूंगा कि ये जो 37 वाला तुम्हारा एटम है, तो 37 वाला कौन है, सेंट्रल मेटल एटम है, CMA है, वो किसकी तरह वर्क करेगा, वो वर्क करेगा तुम्हारे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह वर्क करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। सर रिड्यूसिंग एजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपचायक। क्या बोलते हैं, अपचायक की तरह कार्य करेगा, अपचायक कारक की तरह। अपचायक ऐसा जो अपचयन करवा दे, है ना, और खुद का। अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, हम रिड्यूसिंग एजेंट आर दोज दे रिड्यूस अदर, रिड्यूसिंग एजेंट आर दोज दे रिड्यूस अदर एंड सेल्फ ऑक्सीडाइज। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो सामने वाले का तो रिडक्शन कर दे और खुद का ऑक्सीडेशन कर दे। तो यही मैंने बताया बस। ठीक है, अब एक बार के लिए आप इस बात को भी नोट कर लो ताकि और अच्छे से वो बात क्लियर हो जाए। 30 से ज्यादा होंगे, कम होंगे नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन, है ठीक है। एक बार इसे आप नोट करो आराम से। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हारे सेंट्रल मेटल एटम के पास बॉन्डिंग करने के बाद, सर सेंट्रल मेटल एटम हिंदी में क्या कहते हैं, एक बार वापस बता देता हूँ, केंद्रीय धातु परमाणु। क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे सेंट्रल मेटल एटम के पास, अगर तुम्हारा CMA के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, लेस देन, इससे आगे आने वाली जो नोबल गैस है, जो आपकी आदर्श गैस है,
उस आदर्श गैस से इलेक्ट्रॉन कम हो जाए। मैं कहता हूँ कि हमने क्रिप्टॉन को माना हुआ है यहाँ ज़्यादातर, क्रिप्टॉन को हाइपोथेटिकल लेके चल रहा हूँ कि अगर नॉर्मल गैस के पास इलेक्ट्रॉन 36 है ना, क्रिप्टॉन को लेके चल रहा हूँ कि 36 है, तो यहाँ मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है 35 हो जाए, 35 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या हो सकता है 34 इलेक्ट्रॉन ही हो जाए। अब ये क्या चाहेगा, ये कंफर्म ये यही चाहता है कि इसके पास जो 35 इलेक्ट्रॉन है ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 36 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कैसा है, स्टेबल है। अब मैं कहूंगा कि द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना ही कहलाता है तुम्हारा रिडक्शन। देखो अब तुम्हारे CMA का रिडक्शन हो रहा है, अगर CMA का रिडक्शन हो रहा है तो सामने वाले का क्या करेगा, अपोजिट का क्या करेगा, अपोनेंट बोल सकते हो उसे, अपोनेंट होता है ना कुश्ती में, किसी भी अपोनेंट होता है सामने वाला, तो वैसे ही एक अपोनेंट है। अब मैं कहूंगा कि अपोनेंट का ये क्या करेगा, जबकि सामने वाले का क्या करेगा, सामने वाले से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से सामने वाले का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, सामने वाले का इसने ऑक्सीडेशन करवा दिया। उसी की वजह से मैं कहूंगा अगर किसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ इलेक्ट्रॉन कम है तो वो किसके जैसे बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। सर ऑक्सीकारक क्या होते हैं, ऑक्सीकारक वे होते हैं जो सामने वाले का ऑक्सीकरण कर दे, सामने वाले का ऑक्सीकरण कर दे और खुद क्या हो जाए, खुद रिड्यूस हो जाए, और खुद अब रिड्यूस हो जाए या अपचयित हो जाए, खुद रिड्यूस हो जाए, इसका रिडक्शन करवा ले, खुद रिड्यूस हो जाएंगे। अब इसके हम थोड़े बहुत एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे ये वाली बात भी थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी कि एग्जाम में पूछा जाता है कि हाँ कौन सा कॉम्प्लेक्स है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। इसके लिए अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लाइक ज़्यादा वाला लेते हैं, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, सेंट्रल मेटल एटम के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे कंपेरेटिवली किसके, नॉर्मल गैस, नॉर्मल गैस की तरह इससे ज़्यादा होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन खुद क्या करेगा, डोनेट करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, दैट मींस ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, किसकी तरह, रिड्यूसिंग एजेंट, जिसे मैं हिंदी में बोलूँगा अपचायक, अपचायक की तरह कार्य करेगा ये। अगर उसकी तरह कार्य कर रहा है तो चेक कर लेते, मैंने एक एग्जांपल ले लिया CO का ऑल, ठीक है। अब यहाँ पहले AN निकालो, AN निकालने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी होती है, यहाँ फेरस की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, 0 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 20 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तभी क्या है, न्यूट्रल। दूसरा मैं कहूँगा इसकी जो समन्वय संख्या है वो 6 है, 6 गुणा तो कितना हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल में इलेक्ट्रॉन कर देता हूँ 26 प्लस 12 कितने हो जाते हैं, 38 इलेक्ट्रॉन। देन मैं कहूँगा अब जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन है 38 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं कितने, 36 इलेक्ट्रॉन से, दो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब वो तुमसे पूछेगा बताओ ये जो तुम्हें गिवन कॉम्प्लेक्स है ये रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तुम क्या कहोगे, रिड्यूसिंग, अपचायक या ऑक्सीकारक जो भी अपचायक। दूसरा एग्जांपल ले लेते, क्या एग्जांपल ले लूँ मैं, NH3 का होल 5। हाँ अब देखो ये है हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स में हमें चेक करना है कि EN कितना निकालना है, तो EN निकालने के लिए सबसे पहले मुझे निकलता है एटॉमिक नंबर, क्योंकि न्यूट्रल है,
NH3 चार्ज न्यूट्रल होता है, जिनमें न्यूट्रल आएगा। निकल पे जो एटॉमिक नंबर है 28, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो ये न्यूट्रल है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इसका समन्वय संख्या 5 है, तो 5 गुणा 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए, यहाँ पर भी टोटल 38 इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा हो जाएंगे किसी भी आपके कॉम्प्लेक्स के, तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स रिड्यूसिंग एजेंट अपचायक की तरह कार्य करने लगेगा। ओके, इसे एक बार तुम नोट कर लो। ठीक है, ऐसा ले लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। मैंने एग्जांपल ले लिया क्रोमियम का, कुछ एक एग्जांपल ले लेता हूँ। NH3 का होल 5, ऐसे मैंने कोई एग्जांपल लिया। अब मैं कह रहा हूँ मुझे इसका EN निकालना है। अब बहुत शॉर्ट में निकालना हूँ ये। मैं कहूँगा कि देखो NH3 न्यूट्रल होता है, जिसमें Cr पे कोई चार्ज नहीं है। Cr का जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं कहता हूँ एटॉमिक नंबर अगर 24 है तो इलेक्ट्रॉन भी 24 है, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तभी ये क्या है, न्यूट्रल। फिर मैं कहूँगा कि एक NH3 ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 5 गुणा 2 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 24 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हो गए, 34 इलेक्ट्रॉन है। जो मैं कहूँगा कि जो तुम्हारे नोबल गैस है उससे कम है, नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन कम है। कम होने की वजह से ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, दैट मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसे मैं हिंदी में क्या कहूँगा, ऑक्सीकारक। तो EN से रिलेटेड मैंने जितने भी कंसेप्ट हो सकते हैं सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करवा दिए। अब कोशिश आपको करनी है, क्या करना है, आपके पास NCERT बुक होगी, उसके अलावा बहुत सारी गाइड होगी, वहाँ से सॉल्व करो और EN निकालो। EN निकाल के चेक करो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये चेक करो कि स्टेबल है या नहीं है। तो स्टेबिलिटी को बताने के लिए सबसे पहले जो थ्योरी दी गई थी, किसकी स्टेबिलिटी को बताने के लिए, आपके जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, उप सहसंयोजक जो यौगिक है, उनके स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए जो फर्स्ट थ्योरी दी थी वो किसने, EN रूल है। और EN रूल हमने कंप्लीट कर लिया। हाँ, यहाँ मेरे अकॉर्डिंग कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार आप ट्राई करो, और अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे मैसेज करो। अब देखो हमने कुछ टॉपिक पहले से कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारा एक टॉपिक रह गया है, कलर इन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। हमारा टॉपिक कौन सा है, कलर। कलर इन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, उप सहसंयोजक यौगिकों में रंग। हिंदी में भी लिख देता हूँ, उप सहसंयोजक यौगिकों में रंग। हमें इसको अब समझना है, उप सहसंयोजक यौगिकों में रंग। ठीक है, रंग को कैसे समझेंगे, देखो तुमने जनरल छोटा सा तो पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसमें अगर कलर नजर आ रहा है तो उसके कलर नजर आने का यही रीजन हो सकता है कि वहाँ पर क्या हो, वहाँ पर कोई ना कोई विजिबल लाइट हो। विजिबल लाइट दैट मीन्स जो विजिबल एरिया में एग्जिस्ट करती है, जिसकी लैम्बडा विजिबल की हो, तो वो हम कहेंगे वहाँ पर वो आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है, कलर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। अब सर हम यहाँ पर कैसे समझेंगे कि कोई कलर क्यों है, लाइट कैसे है, विजिबल लाइट में कैसे आई, क्या हुआ, किसकी वजह से कलर शो हो रहा है। तो सीधा सा एक छोटी सी बात याद रखो, अगर तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई कलर पूछ रहा है तो एक ही उसका रीजन है DD ट्रांजिशन, ड्यू टू DD ट्रांजिशन, ड्यू टू DD ट्रांजिशन, DD संक्रमण, DD
संकरण की वजह से होता है, या संक्रमण या संकरण, संक्रमण हुआ, ट्रांजिशन है ना, संक्रमण ड्यू टू डेली संक्रमण। देख लेना हिंदी क्या वर्ड यूज किया जाता है। तो डेली ट्रांजिशन की वजह से कलर शो होता है। कैसा डेली ट्रांजिशन में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें कलर सीन होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ, PiH2O का होल 6 और मैं कह रहा हूँ ब्रैकेट पे +1 था। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा, ओके +1 का +3 चार्ज कर लेते हैं। अब मुझे सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल होगा तो सीधा सा है कि जिसका निकालना होता है उसको आक्स मानो। एक बार वापस बता देता हूँ। एक अब जिस लिगेंड का चेक करो, लिगेंड का लिगेंड 6 है और एक लिगेंड पर 0 चार्ज होता है, तो 6 पे कितना रहेगा 6 × 0, कोई भी चार्ज नहीं, ठीक है। और अगर स्क्वायर पे कुछ लिखा होता है स्क्वायर ब्रैकेट पे, तो वो सब के बराबर होता है, वो इक्वल के उस साइड में होता है, बराबर के उस दिशा में होता है। तो लिखोगे ये हो गए 3, तो x बराबर कितना है, तो तुम बोलोगे सर x बराबर प्लस का 3। अब टाइटेनियम की तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट पता चली कि टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है सर, +3 होती है। अब अगर +3 होती है तो मैं क्या कर रहा हूँ, टाइटेनियम का तुम्हें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तुम कहोगे टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 23 होता है ना, स्कैंडियम सॉरी 22, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम 22 पे आता है तुम्हारी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, आर्गन से लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन का कितना आता है 18 पे आता है आर्गन। अब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सर 22 के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या लिखोगे, पहले 3D को लिखा जाता है पर भरा पहले किसको जाता है, s को भरा जाता है। फिर पहले s को करते हुए लिखा पहले 3D जाता है। उसका रीजन n+l रूल के अकॉर्डिंग है ना। n+l रूल में जो जिसकी n+l वैल्यू कम आती है उसको पहले भरते हैं। तो 4 + 0 कितनी आ जाएगी सर 4। एक तुम्हारे 3 + 2, किसकी n+l की वैल्यू कम आई, तुम कहोगे सर 4 वाले की, तभी हम 4 वाले को पहले भरते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ दे दी, कितने हो गए 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने 3D के अंदर भर दिए। पर मैं कह रहा हूँ ये तो टाइटेनियम का है, टाइटेनियम +3 का कितना होगा, टाइटेनियम +3 का सीधा सा मीन है कि वहाँ पर उसने कहीं ना कहीं 3 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन देखो, जो बाहर वाला होता है उससे इलेक्ट्रॉन पहले निकलता है, ये बाहर वाला है। फोरस बाहर वाला होने की वजह से इससे पहले इलेक्ट्रॉन है जाने की वजह से मैं क्या कहूँगा, यहाँ तुम्हारे 3D 1 बचा और फोरस हो गया 0। सर आप ये क्या समझा रहे हो, कलर समझना है। हाँ, इसी के आगे कलर समझेंगे। एक बार यहाँ तक आप आराम से नोट करो, फिर मैं यहाँ हल्का सा इरेज करके आपको समझा देता हूँ। अब इसको जब वैसे बनाते हैं, मैं क्या कहता हूँ कि ये तुम्हारा रहा है 1 2 3 4। कलर शो होने का रीजन बताना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1 2 3 4 5 आपके पास सब ऑर्बिटल्स आ गए, ऑर्बिटल के अंदर भी ऑर्बिटल। तो मैंने कहा कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, और तुम्हें पता है अकॉर्डिंग टू CFT के अनुसार जब कोई लिगेंड किसी भी सेंट्रल मेटल एटम पे अटैक करता है, तो अटैक करने की वजह से तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम का d ऑर्बिटल है वो अपने सब ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो जाता है। तो होने का मैं कह रहा हूँ कि ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो इजी और एक T2Z। मैंने कहा ये इजी है और ये क्या है T2Z है। देखो ये मैं कहूँगा कि ये ऊर्जा का लेवल है, जिससे एक तो नीचे चला गया, उसने ऊर्जा को त्यागा है, दूसरा ऊर्जा लेकर के बहुत ऊपर चला गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अब तुम एक इलेक्ट्रॉन भरोगे तो पहले यही भरोगे, इलेक्ट्रॉन तुमने फेल किया। अब तुम क्या करोगे, तुम चेक करोगे कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से कोई एक एनर्जी मिली, सनलाइट की, विजिबल लाइट की कोई लाइट आके इस पे गिरी, है ना। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि बाहर से कोई एनर्जी मिली, कोई ऊर्जा मिली, और ऊर्जा किसकी फॉर्म में मिली, मैं कहूँगा लैम्डा। सर कैसे, नहीं समझ में आ रहा है लैम्डा वाला कंसेप्ट? तो तुमने पढ़ा हुआ है E = h, ये बराबर किसके होता है h के, और न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर होता है C/λ। तो
तो यहाँ से मैं कह लूँगा E इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा। दैट मीन्स सर जहाँ पर लाइट का रिलेशन है वहाँ पर लेमडा भी साथ में चलती है। तो मैं उस एनर्जी की बात कर रहा हूँ। वहाँ से मैं कह रहा हूँ कि इसने एक लैम्डा एनर्जी दी जो विजिबल रेंज की, किसकी थी? विजिबल रेंज की थी। अब मैं कहूँगा कि जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी, पहले तो फिर बेचारा साइलेंट था, जैसे इसको एनर्जी मिली, एनर्जी मिलने की वजह से ऊपर चला जाएगा, जंपिंग जापान ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद अब पता है दूसरी जगह जाने के बाद कोई स्टेबल नहीं रह सकता। जा सकता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप घूमने जाओगे, फिर उसके बाद में आपको अपने गाँव वगैरह की याद आने लगेगी। लाइक वैसे अब इसको भी क्या हो रहा है, याद आ रही है, तो ये वापस आने लगेगा। बट जब वापस आएगा तो कुछ ना कुछ वहाँ पे, जैसे मेहमान के आप जाते हो तो वहाँ को देखे आते हैं, वैसे जब ये वापस आ रहा होगा तो आते हुए क्या करेगा, एक एनर्जी को बाहर निकालेगा। एनर्जी क्या करेगा, ई को इमिट करेगा। इमिट का मीनिंग निकलना, निकालना। एनर्जी क्या करेगा, निकालेगा। अगर ये एनर्जी निकालेगा तो कौन सी रेंज की इसने एनर्जी निकाली, उसी के बेस पे हमें पता चलेगा कि कलर कौन सा है। बाई चांस मैं कहूँ उसने लेमडा रेड वाली निकाली तो रेड कलर शो होगा, लेमडा ब्लू वाली निकाली तो ब्लू कलर शो होगा, लेमडा अगर ग्रीन निकाली तो हमें क्या शो होगा, ग्रीन कलर शो होगा। लेमडा अगर येलो निकाली तो हमें कौन सा कलर शो होगा, येलो। जिस कलर की रेंज वो वापस निकालेगा, दैट मींस एक बात तो कंफर्म होगी कि सर जब हम जितनी एनर्जी, जितने लेमडा इस पे गिरेगी उतनी की उतनी ही लेमडा वापस नहीं देगा, क्योंकि कुछ तो इसे लॉस कर दिया ना नीचे से ऊपर जाने में। नीचे से ऊपर जाने में कुछ लॉस हुआ, दैट मींस हम कहेंगे कि हमें अब जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखने को मिलते हैं। कौन से कलर देखने को मिलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जैसे हिंदी में बोलते हैं संपूरक कलर। हिंदी में क्या कहेंगे, संपूरक। हमें संपूरक रंग देखने को मिलेंगे, जिनमें हम उस पे लाइट तो कुछ और रंग की गिरेगी और कुछ और रंग वो दिखाई देगा उसकी वजह से। अब एक बात क्लियर होगी कि कोई भी आपके अगर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, उपसंयोजक यौगिक है, उसमें जो कलर के दिखने का रीजन है वो रीजन है ड्यू टू डी ट्रांजिशन। सर डी ट्रांजिशन का मीन क्या है, इलेक्ट्रॉन डी का इलेक्ट्रॉन T2G का इलेक्ट्रॉन डी के Eg के अंदर गया, तो डी का इलेक्ट्रॉन डी के अंदर ही गया, डी का इलेक्ट्रॉन डी के अंदर ही गया, तो इसकी वजह से हम इसको कहते हैं ड्यू टू डी ट्रांजिशन। अब ये क्या होगा, ये जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। दो चीजें याद रखें तुम्हें, अगर कहीं भी किसी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में कलर शो हो रहा है तो कलर शो होने की दो कंडीशन है, पहला अनपेड इलेक्ट्रॉन, पहली कंडीशन है अनपेड इलेक्ट्रॉन, और दूसरा मैं कहूंगा इस एनर्जी गैप का कम होना। इस एनर्जी गैप का कम होना, मैं बाय चांस तुम्हें कहूं कि ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर पाएगा, नहीं कर पाएगा सर। अगर जंप ही नहीं करेगा तो डी ट्रांजिशन ही नहीं होगा, और डी ट्रांजिशन ही नहीं होगा तो कलर शो नहीं होगा। सेकंड है डी ट्रांजिशन, सेकंड क्या है, डी ट्रांजिशन। दो कंडीशन किसी के भी कलर दिखाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, किसमें, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में। एक तो वहां अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और दूसरा वहां पर तुम्हारे डी ट्रांजिशन होना चाहिए। तो एक बार के लिए आप इसे हल्का सा नोट करो, फिर मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर का भी याद करने का तरीका समझा देता हूँ, जिससे आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी समझ जाओगे एक बार के लिए। ठीक, करो इसे। अब हमने बात की कॉम्प्लीमेंट्री कलर, संपूरक कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं कि संपूरक कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। विब्ग्योर जो जानते हो, बेनिया पिनाला जिसे तुम बोलते हो, है ना, विब्ग्योर, VIBGYOR, और बस एक्स्ट्रा P तक तुम्हें लेके चलना। कॉम्प्लीमेंट्री कलर के लिए तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा
इसमें कुछ और ही ऐड होते हैं, पर तुम्हें विब्ग्योर पता था पहले से, तो VIBGYOR, बेनिआह पिनाला, जिसे तुम क्या कहते हो, बेनिआह पिनाला, यह बे, ये बेनिआह पिनाला, छोड़ना ना, ये रहने देते हैं। अब मैं कहूँगा कि देखो इनके बीच में भी एक और चीज़ आएगी, B और G के मिलने से बनेगा, और उसे मैं कहूँगा वो होगा BG। किससे बनेगा, P और G दोनों से। इनमें से ऐसा कलर जो ना तो ब्लू हो ना ही पूरा सा ग्रीन हो, उसके बीच का ऐसा कलर, ठीक है। और एक मैं कह सकता हूँ कि एक कलर ऐसा होगा कि ना तो वो येलो हो और ना ही वो ऑरेंज हो, दैट मीन्स येलो और ऑरेंज के बीच का कलर, येलो और ऑरेंज के बीच का कलर, ऐसा कलर हो सकता है। और मैं कहूँगा एक कलर हो सकता है ऑरेंज हो, रेड हो और पर्पल, ये वहाँ पर पर्पल वगैरह जो भी आप कलर मानो, पर्पल तो ये वॉयलेट कलर हो गया ना, वॉयलेट कलर थोड़ा सा। अब देखो इसमें होगा क्या, मैं इतने सेट को तो ये मैं मान लेता हूँ ये पहला सेट है, और ये सेट कौन सा है मेरा, दूसरा सेट, ये एक दूसरे के संपर्क कलर है। कैसे समझा देता हूँ, एक बार ऊपर से कर, मैं कहता हूँ मैं इनको दो सेट में डिवाइड कर लेता हूँ, ग्रीन G तक एक, G से Y तक एक दूसरा सेट है, ये पहले वाले सेट का ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, और ये इस सेट का ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ये दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। मैं कहूँ अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स ने अगर पर्पल लाइट एब्जॉर्ब की है तो वो येलो कलर रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा, पीला कलर देगा, ठीक है। अगर किसी ने येलो कलर की लाइट की लैम्डा एब्जॉर्ब की तो वो वॉयलेट कलर देगा, अगर उसने वॉयलेट कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया तो वो येलो कलर देगा। लाइक वैसे ही मैं कहता हूँ अगर ऐसा हो कि कोई इंडिगो कलर ना बहुत ज्यादा गहरा नीला होता है, उसे इंडिगो कहते हैं, बहुत ज्यादा गहरा नीला, एक तो नीला होता है बहुत ज्यादा गहरा नीला होता है, डार्क ब्लू, है ना। तो मैं कहूँगा अगर किसी ने इंडिगो कलर की वेवलेंथ को लैम्डा को अगर एब्जॉर्ब किया विजिबल लाइट में तो वो येलो और ऑरेंज का बीच का सा कलर देगा, और अगर किसी ने ऑरेंज और येलो की लैम्डा की अगर एब्जॉर्ब की तो वो कौन सा कलर देंगे, इंडिगो कलर शो करेंगे। लाइक ऐसे मैं कह रहा हूँ अगर कोई तुम्हारा कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसपे ब्लू लाइट गिरी तो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ब्लू लाइट को अवशोषित करने के बाद, एब्जॉर्ब है अवशोषित, ब्लू लाइट को अवशोषित करने के बाद वो ऑरेंज कलर दिखाएगा। अगर उस पे ऑरेंज कलर की लाइट गिरी तो वो कौन सा कलर दिखाएगा, ब्लू। लाइक ऐसे ही मैं बोलता हूँ अगर कोई एक ऐसा कंपाउंड है तुम्हारे जो क्या करता है, जो ब्लू और ग्रीन के बीच की वेवलेंथ, ब्लू और ग्रीन के बीच की वेवलेंथ लैम्डा को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, तो रेड कलर दिखाएगा। अगर रेड कलर की लाइट को अवशोषित करता है तो वो कौन सा कलर दिखाएगा, ब्लू और ग्रीन। लाइक ऐसे ही अगर किसी ने ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब की तो वो कौन सा कलर रिप्रेजेंट करता है, वो रेड भी करता है और पर्पल भी करता है, तो हम पर्पल पे ले चलते हैं, है ना। और अगर पर्पल की तो उसने लाइट एब्जॉर्ब की तो वो कौन सा कलर रिप्रेजेंट करेगा, वो ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करेगा। दैट मींस तुम्हें एक का उसका संपूर्ण कलर पता चल गया। दैट मींस अगर तुम्हें कहें कि अगर किसी ने वॉयलेट कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया, वॉयलेट को क्या किया, अवशोषित, तो वो कौन सा कलर दिखाएगा, उस कॉम्प्लेक्स का कौन सा कलर दिखेगा। लाइक से एक एग्जांपल मैं लेता हूं CuSO4, हां एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं CuSO4.5H2, देखो तुम्हारे कॉम्प्लेक्स है। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये कॉम्प्लेक्स होता है नीले कलर का, कैसा होता है, नीला। दैट मींस नीला कलर तो तुम्हें नजर आ रहा है, ब्लू कलर तो तुम्हें सीन हो रहा है, तो मुझे बताओ कौन से कलर की लाइट इस पे गिरी होगी। तो तुम कहोगे सर अगर देखो ब्लू अगर कलर सीन हो रहा है तो उसने कहीं ना कहीं ऑरेंज कलर की लाइट को अवशोषित किया था। कौन से कलर की लाइट अवशोषित की थी, ऑरेंज, ऑरेंज लाइट क्या की थी उसने, अवशोषित, एब्जॉर्ब की थी, और इमीडिएट जब उसने उत्सर्जित किया, उसने जब उत्सर्जित किया, जब जो कलर वो दिखा रहा है वो कौन सा कलर है, नीला। इससे ये समझ में आता है कि किसी एक कलर की वेवलेंथ को तो वो अवशोषित करेंगे और दूसरा कलर तुम्हें दिखाई देगा। इसके लिए ये है तुम्हारे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के लिए। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक बार के लिए आप इसको भी थोड़ा सा मैंने कोशिश की कि समझ में आ जाए। VIBGYOR, विप्योर का P लगा रहा है, विप्योर P। जैसे ही विप्योर P तुमने लगाया, अब तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे बीच में D और G को BG बना दोगे, Y और O को यो, ऐसे बना दोगे। दोनों बनाने के बाद अब तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखने हैं सब में, कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखोगे कि कौन सा कलर अवशोषित करने के बाद कौन सा कलर वो दिखाएंगे। तो हो गया, एक बार
आप इसे नोट करो आराम से। ठीक, बहुत सरल सरल वे में तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अब देखो, इस यहाँ पर एक बात समझ में आती है, स्प्लिटिंग। क्या समझ में आती है? स्प्लिटिंग। तो ये ऐसे समझ में आएगी। एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ कि CuSO4 जो कॉपर सल्फेट होता है वो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन मैं उसे कह देता हूँ कलरलेस, है ना। मैं इसे मान लेता हूँ ये कलरलेस है। कैसा है? COLOURLE। बल्कि इसके रेस्पेक्ट में मैं देखूँ CuSO4.5H2O वो होता है कलर्ड, और कलर में भी क्या होता है? ब्लू। क्यों? दूसरा था why CuSO4 is white but why CuSO4.5H2O is colored। तो देखो CFT एक ही चीज बोलती है कि अगर तुम्हारे d ऑर्बिटल को स्प्लिट करना है, अगर तुम्हारे d ऑर्बिटल को स्प्लिट करना, तो उसका एक ही रीजन है, उसको कर सकता है तुम्हारा लिगेंड। क्यों कर सकता है इससे? क्योंकि लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और तुम्हारे इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन की वजह से इसको एनर्जी फील होती है, एनर्जी फील होने की वजह से डिवाइड होता है। अब देखो dd ट्रांजिशन तभी हो सकता है जब तुम्हारा जो d ऑर्बिटल है वो दो सब ऑर्बिटल में डिवाइड हो जाए, उनका नाम है Eg और T23। तो यहाँ पर जो तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल है वो लिगेंड है। वाटर मॉलिक्यूल क्या है? देखना चाहोगे कॉम्प्लेक्स कैसा है? ये कॉम्प्लेक्स है Cu H2O का होल 5 आइसोफॉर। सॉरी हाँ, मैंने बोला ये तुम्हारा कोई ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये लिगेंड है। लिगेंड के कलर शो करने का रीजन तुम्हें समझ में आ गया होगा कि देखो ये कलर क्यों नहीं दिखा रहा सर, क्योंकि यहाँ पर कोई लिगेंड नहीं है, लिगेंड एब्सेंट है, और स्प्लिटिंग करने का काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा लिगेंड करता है। लिगेंड जब स्प्लिट करेगा तभी तो कलर शो होगा। ये क्लियर हो गया एक बार के लिए? ओके, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा कोई भी कंपाउंड कलर शो कर रहा है तो उसके कलर शो करने का रीजन है लिगेंड की प्रेजेंस। लिगेंड क्या करेगा? स्प्लिट करेगा। स्प्लिट करेगा तभी तो डी ट्रांजिशन होगा, वरना डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता। और कलर के लिए क्या चाहिए? डी ट्रांजिशन। डी का इलेक्ट्रॉन दूसरे डी के इलेक्ट्रॉन में जंप करना चाहिए, और जब करेगा तभी तुम्हारा कलर रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वाली बात क्लियर हो गई। और एग्जांपल लेता हूँ, इससे ये क्लियर हुआ कि CuSO4 और CuSO4.5H2O में से कलर क्यों होता है, उसको ब्लू विट्रॉल भी बोलते हो, पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों में। एक और एग्जांपल तुम्हारे सामने मैं आराम से लेता हूँ जो बहुत अच्छे से तुम्हारे शायद क्लियर कर दे। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि लाइक जैसे TiH2O का होल 6, ये ऐसे मान लो है ना, मुझे पता नहीं एक्चुअली वैसे ही होता है क्या। हाँ, बट मैं कह रहा हूँ कि मान लो इस पे कलर कैसा है, इस पे कलर है वॉयलेट। इसका कलर कैसा है? वॉयलेट। मैं कह रहा हूँ कि ग्रेजुअली जब मैं इसे हीटअप करता जा रहा हूँ, कंटिन्यूसली मैं इसे अगर हीटअप कर रहा हूँ, है ना, इसे टेम्परेचर दे रहा हूँ, तापमान दे रहा हूँ, तो तापमान देने की वजह से धीरे 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 एक टाइम आ रहा है कि ये कलरलेस होता जा रहा है। एक टाइम का है ये कैसा हो गया? कलरलेस। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा होने का रीजन है कि जैसे जैसे तुम इसको क्या कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, इसका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल वाष्पित होता जा रहा है, इवोपरेट होता जा रहा है। और वाटर मॉलिक्यूल है क्या, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो वाटर मॉलिक्यूल है तुम्हारा यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं CL3 बाहर, यहाँ पर जो तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल है वो लिगेंड है। अब मैं कहूँगा जैसे जैसे तुमने टेम्परेचर दोगे लिगेंड तो खत्म होता जाएगा, एक टाइम आएगा सारे लिगेंड खत्म, है ना। तो इसमें होगा क्या, पहले वॉयलेट, वॉयलेट से थोड़ा और लाइट, थोड़ा और लाइट, थोड़ा और लाइट, धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि कलरलेस हो जाएगा।
कि वॉयलेट हुआ, वॉयलेट से थोड़ा सा उससे ब्लू आ जाएगा, ब्लू से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो और हल्का कलर आएगा, और धीरे धीरे एक कंडीशन में कहूँगा कि वो वाइट हो जाएगा। तो उसके वाइट होने का रीज़न है कि तुमने जैसे जैसे इसको हीटअप किया, हीटअप करने की वजह से किसमें कन्वर्ट हो गया, इसके जो लिगेंड थे सारे के सारे लिगेंड बाहर चले गए, बाहर जाने की वजह से कलरलेस। अब यहाँ हल्की सी बात क्लियर हुई कि अगर हम किसी भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स को अगर हीटअप करते हैं और वो अगर हाइड्रेटेड कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, ऐसा जिसके अंदर लिगेंड वाटर है, तो धीरे धीरे वो कलरलेस हो जाएगा, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लिगेंड सारे के सारे खत्म हो गए। देखो मैंने अभी तुम्हारे सामने एक चीज बताई कि कलर के लिए दो चीजें रेस्पॉन्सिबल होती है, एक तो डेली ट्रांजिशन और एक होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैं कह रहा हूँ सबसे मोस्ट चीज है कि अगर कलर के लिए चाहिए तुम्हारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसे कहूंगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो कलर होते हैं, बट इसके मैं एक्सेप्शन बताता हूँ तुम्हें। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नहीं, बट हम कुछ ऐसे भी यौगिक पढ़ते हैं, ऐसे कंपाउंड हम पढ़ेंगे वो कलर है पर उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ KMnO, जिसे हम पोटेशियम पर मैग्नेट कहते हैं, क्या कहते हैं हम, पोटेशियम पर मैग्नेट। एक होता है केटोमोनो, इसे मैं बोलूंगा मैग्नेट, इसे मैं क्या बोलूंगा, वो पोटेशियम पर मैग्नेट था, ठीक है, मैग्नेट। ये दोनों ही कलर होते हैं, इसका कलर तो होता है आपके पर्पल, बैंगनी कलर होता है, और इसका कलर होता है आपके ग्रीन, हरे कलर का होता है। सर आप ये क्यों समझा रहे हो, कलर तो होते होंगे कुछ ना कुछ, पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ तुम चेक करके देखो, जो तुम्हारा केंद्रीय धातु है, जो तुम्हारा मेटल है, उस मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और हमने बोला कि कलर दिखाने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कलर दिखाने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर मैं खुद कह रहा हूँ यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। चेक करके देखते हैं, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, जिसकी निकाल लेते हैं उसको अक्स मानते हैं। एक पोटेशियम पर अगर +1 आता है तो 1 सीधा रख दो, एक पे -2 × 4 बराबर किसके, 0 के, तो -8 = कितना, x बराबर 7, 7 इलेक्ट्रॉन है, x +7 है। अब देखो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हूँ तुम्हारे सामने, अगर मैं मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूँ तो क्या आती है, सॉरी एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूंगा मैग्नीज का 25 पे आता है, तो क्या आता है 35 और S2, और आगे आता है आर्गन। आर्गन हमें पता है पहले से फुल्ली फिल्ड थी, तभी तो हमने आगे वाले आर्गन से फिल की, तो अगर ये सातों के सातों इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये बन क्या जाएगा, आर्गन, आर्गन बन जाएगा। अगर ये आर्गन बन गया तो इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि जो नोबल केसेस होती है उनका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन तो N2 Np6 होता है। अगर N2 Np6 है तो कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो ये कलरलेस होने चाहिए, इनमें कलर नहीं होना चाहिए, रंगहीन होने चाहिए, पर ये पर्पल कलर का है। दूसरा उसका भी निकालोगे तो उसका भी तुम्हारे न्यूट्रल ही आना चाहिए था, पर चेक करोगे तो उसका भी न्यूट्रल, कोई कलर आ रहा है ग्रीन। तो सर यहाँ पर कलर क्यों आ रहा है, तो यहाँ कलर आने का रीजन है आयनों में स्थानांतरण की वजह से, आयन स्थानांतरण। क्या हो रहा है यहाँ पर, आयन स्थानांतरण, चार्ज ट्रांसफर, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज। यहाँ पर कहीं ना कहीं चार्ज के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, तो चार्ज में ट्रांसफर की वजह से हम कहेंगे क्या हो जाएगा, तुम्हारे स्टेबिलिटी, जो कलर की, जो कलर है वो सीन हो रहे हैं। कलर सीन नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर नहीं है तो ये कलर नहीं होने चाहिए थे, बट ये कलर होते हैं। ऐसे तो सर कोई और एग्जांपल, हाँ बिल्कुल है, क्या एग्जांपल है, अभी पहले ये दो आप नोट करो आराम से। हाँ इसका आंसर ध्यान रखना, आयनों के स्थानांतरण की वजह से, आयन स्थानांतरण की वजह से कलर होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। नोट कर लिया होगा। इसके बाद जैसे हमने ये पढ़ा, अब मैं क्या कहूँगा
K2Cr2O7 सुना हुआ होगा, है ना, और KCrO4। तो ऐसा करते ही आता है। जैसे मैं कहूंगा ये तो डाइक्रोमेट आयन है। कौन सा है? डाइक्रोमेट आयन। और ये कौन सा है? क्रोमेट आयन। इनमें भी चेक कर लो, अगर तुम निकालोगे तो इनके भी आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे क्रोमियम का निकाल लेते हैं, 2x माइनस 14 इज इक्वल्स टू -2। तो x इज इक्वल्स टू व्हाट? 2x इज इक्वल्स टू व्हाट? वहाँ जाएगा तो 16 तो 12 हो गए, 12 से 2 x इज इक्वल्स टू 6। और इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ये होता है 35 4s1। ये क्या होता है? 35 4s1। अगर ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो आर्गन बन जाएगा। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इसने अपने अगर 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, है ना, डाइक्रोमेट आयन है, डाइक्रोमेट आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली +6 आई। अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का होता है आर्गन 18, आगे 35 और s1 24 हो गई, 18 + 19, 19 को 4 5 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो तुम्हें लगता है आर्गन में फिर से, तो अब यहाँ पर कलर सीन होने का रीजन है ड्यू टू आयन ट्रांसफर। एक होता है तुम्हारे क्रोमिन कलर CrO2 Cr2 जिसे बोलते हैं क्रोमिन कलर, क्रोमिन कलर। तो यहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग कुछ बातें समझ में आएगी। अब मुझे तुम्हें यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझानी है जो तुम D एंड F ब्लॉक में पढ़ते हो। ठीक है, बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट बात है थोड़ी सी। मैं क्या करूँ, अगर क्रोमेट आयन को अगर एसिडिक मीडियम में डालूं, किसमें मीडियम में डालूं? एसिडिक मीडियम में डाल दूंगा तो वो डाइक्रोमेट बना देगा। वो किसमें क्या हो जाएगा? डाइक्रोमेट में। ऐसे ही अगर मैं क्या करूँ, अगर जो तुम्हारा डाइक्रोमेट है उसको बेसिक मीडियम में डाल दूं तो वो क्या बना देगा? क्रोमेट। सर ये क्यों समझा रहे? इसका समझाने का रीजन है, मैं कहूँगा एसिडिक मीडियम में H+ दैट मींस एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम, एसिडिक मीडियम। आपके जो एसिडिक मीडियम है उस एसिडिक मीडियम के अंदर डाइक्रोमेट आयन स्टेबल है। कौन स्टेबल? Cr2O7 -2 स्टेबल है, तभी तो ये इसमें कन्वर्ट होगी। दूसरा, अगर मैं कहूँ अगर तुम्हारा OH- आयन है दैट मींस बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम, अगर बेसिक मीडियम में चेक करोगे तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि तुम्हारा स्टेबल है CrO4 -2। ऐसे ही एक तो आपके परमैंगनेट आयन, ऐसे आपके क्या है, एक तो MnO4 -1, पोटेशियम परमैंगनेट से बना हुआ है K1O4 से, है ना। तो एक पोटेशियम ये किससे बना हुआ है? देखो ये बना हुआ है K1O4 से। K1O4 को अगर मैं ब्रेक करूँगा तो क्या बनेगा? MnO4 -1। अगर मैं मैग्नेट को ब्रेक करूँगा CK2MnO4, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो ये बनाएगा MnO4 -2। अगर मैंने इसको बेसिक मीडियम में रखा, एसिडिक मीडियम में रखा तो ये उसमें, और बेसिक मीडियम में रखा तो इसमें। तो मैं कह रहा हूँ एसिडिक मीडियम में तो परमैंगनेट आयन स्टेबल है और बेसिक मीडियम में मैग्नेट आयन स्टेबल है। ठीक है, यहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग सारी बातें हमारी क्लियर हो चुकी होगी। आप इसे एक बार वापस नोट कर लो। ठीक है, पहला हमने बात किया अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी कलर होंगे। दूसरा हमने कहा चलो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बट आयन हो जाएंगे तो स्टेबल वहाँ पर कलर आ जाएगा। अब मैं कुछ ऐसे भी कंपाउंड तुम्हें बताने जाऊँगा जिनमें आयंस भी नहीं होते, फिर भी वो कलर्ड होते हैं।
जैसे AgI, AgBr, AgCl और AgF। मैं कहता हूँ जो तुम्हारा AgI है वो येलो कलर का होता है। कौन सा कलर होता है उसका? ये AgBr होता है पेल येलो, हल्का पीला, पेल येलो, हल्का पीला। इसका व्हाइट कलर होता है और ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है। दैट मींस ये तो पूरा का पूरा इनसॉल्युबल, कलरलेस। मैं क्या कह रहा हूँ, येलो, पेल येलो, व्हाइट, सॉल्युबल। अब सर यहाँ पर तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, सहसंयोजक बंध है, और सहसंयोजक बंध में न तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, न आयन ट्रांसफर होते हैं, कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता। नॉर्मल एक बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड के थ्रू वो बॉन्डेड होते हैं। अगर उस बॉन्ड के बॉन्डेड थ्रू है तो फिर इनमें बॉन्ड जो कलर आ रहा है उसका कलर का रीजन क्या है, तो मैं कहूँगा ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू पोलराइजेशन। सर ये पोलराइजेशन क्या होता है, मैं कह रहा हूँ उनके बीच में ध्रुवणता आ गई, हिंदी में जिसे कहते हैं ध्रुवणता की वजह से, ध्रुवणता। अब ध्रुवणता क्या, जैसे मैंने कहा कि सिल्वर और आयोडीन के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होने से नेगेटिव चार्ज हो रही है पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से कहीं ना कहीं कलर आ रहा है। पहले हमने बात की अनपेड इलेक्ट्रॉन, फिर हमने कहा चलो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, आयन होना चाहिए, फिर मैंने कहा चलो आयन नहीं है तो वो पोलराइज होना चाहिए। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे भी बताऊंगा कि जो ना तो क्या है, न तो वो तुम्हारे अनपेड इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर, ना वहाँ पर आयन है, न वो पोलराइज्ड है, फिर भी वो कलर्ड है। जैसे तुम्हारे हेलोजेंस, हेलोजेंस क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। सर कलर्ड क्यों होते हैं, उनके कलर्ड होने का रीजन है होमो और ल्यूमो में संकरण, होमो और ल्यूमो में संकरण। को लास्ट वाली बात ये लिख देता हूँ, ये जो हेलोजेंस होते हैं, हेलोजन में कलर होमो और ल्यूमो, होमो एंड ल्यूमो में ट्रांजिशन की वजह से होता है। अब आपको क्या करना है, आपका हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में छोटी सी बात तुम्हें हल्की सी ये याद रखनी है कि उसमें कलर होने का रीजन है ड्यू टू डी ट्रांजिशन, अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हें कुछ कॉम्प्लेक्स के बारे में पता करना है कि कौन सा भाई कलर्ड होगा, कौन सा कलर नहीं होगा, है ना, कौन से कलर की वेवलेंथ ज़्यादा आएगी। तो याद रखना तुम्हारा कलर उतना ही ज़्यादा डार्क होगा जितना वीक लिगेंड होगा, क्योंकि वीक लिगेंड को एनर्जी कम एब्जॉर्ब करेगा, तो वो कुछ ना कुछ कलर की लाइट तो एब्जॉर्ब इमिट कर देगा, कुछ ना कुछ कलर की लाइट को वो उत्सर्जित कर देगा, और जिस लाइट की लैम्बडा को उत्सर्जित करेगा वो हमें नजर आएगी। तो जितना याद रखना वीक लिगेंड का कलर डार्क होता है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का कलर कैसा होता है, हल्का कलर होता है। क्यों सर, क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, बहुत ज्यादा गैप बना देता है, बहुत ज्यादा गैप की वजह से मैं कह सकता हूँ कि उसमें कलर ही ना हो। जैसे NiCN5, NiCN का होल 5, जैसे मैं मान लेता हूँ इस पर -1 चार्ज जो भी है, ठीक है, -4 मान तुम जो भी चार्ज मान लिया एक बार। अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें ये कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। क्यों कलरलेस होता है सर, कलरलेस होने का रीजन है कि इसके वाला इलेक्ट्रॉन बेचारा जम करके यहाँ जा ही नहीं सकता, इतना गैप वो कवर ही नहीं कर सकता, तो उसने कोई एक विजिबल लाइट तो एब्जॉर्ब की थी बट वो उसका कलर रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। तो आज हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए, एक तो हमने EN कंप्लीट कर लिया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और दूसरा जो हमने कंप्लीट किया वो कलर। तो कलर में याद रखना है जो तुम्हारे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स हैं उनमें कलर का रीजन है, एक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होना और दूसरा डी ट्रांजिशन होना। और मैंने बोला अगर तुम्हारा वीक लिगेंड होगा तो कलर थोड़ा डार्क होगा, एब्जॉर्प्शन लाइट का बहुत कम होगा, वहाँ पर रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, कलर ज़्यादा दिखाएंगे वो। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा करेंगे और रिफ्लेक्शन बहुत कम करेंगे, उसकी वजह से कलर थोड़ा फीका पड़ने लगेगा। तो आज हमारे यही करते हैं, कल हम आइसोमेरिज्म जो तुम्हारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड का लास्ट टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे, और ऐसे ही जैसे कोऑर्डिनेट कंप्लीट होने पर हमारा चैप्टर सारा का सारा कंप्लीट